नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बिहार झांकी है और उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजरें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर पूरे तरीके से टिक गई है। और जहां आपको बता दें कि बिहार में परचम लहराने के बाद अब बीजेपी ने मिशन यूपी का शंखनाद भी कर दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति से जुड़े कई बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो योगी कैबिनेट में फेरबदल हो या फिर संगठन में बदलाव। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव है और उसके बाद 2027 में विधानसभा का सबसे बड़ा मुकाबला। बीजेपी इन पंचायत चुनावों को 2027 के सेमीफाइनल की तरह देख रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है और अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस महीने से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी एसआईआर पर जोर दे रही है, वैसे ही विपक्षी दल भी इस प्रक्रिया पर नजर गड़ाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि यदि एसआईआर में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वहीं सपा ने भी एसआईआर पर जो निगरानी है उसे रखने के लिए पीडीए के प्रहरियों की नियुक्त कर दिए हैं और फैसला भी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं विपक्ष भी हर कदम पर पूरी तरीके से सतर्क है। बिहार की जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मौसम हमेशा ही अनिश्चित रहा है। पंचायत चुनाव से लेकर एसआईआर की प्रक्रिया, हर पहलू पर 2027 की बड़ी लड़ाई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और यही यानी कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। इसी बीच में सबसे पहले जिस तरीके से चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि बिहार के चुनाव को लेकर जो एनडीए गठबंधन है यानी कि बीजेपी के दलों की ओर से, नेताओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर है, नीतीश जी के सुशासन पर मोहर है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। देखिए, आरजेडी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये एक ही कुनबे के लोग हैं, जो दोनों प्रदेशों को, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, ये गुंडा राज, माफिया राज, मैं कह सकता हूं पूरी तरह से जंगल का कानून लागू करते हैं अपने अपने राज्यों में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं अपने मेहमानों का जो स्वागत है वो करना चाहूंगी, जिसमें नवीन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। जी नवीन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार में कल एनडीए के गठबंधन को मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि बिहार झांकी है और उत्तर प्रदेश बाकी है। नवीन जी।
नमस्कार, प्रणाम आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता भाई साहब को भी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष एकता और समरसता के लिए जाना जाता है। बिहार प्रदेश में एक तस्वीर साफ कर दी है कि हम जातिवाद की लड़ाई यहाँ लड़ने नहीं आए हैं और ना ही हमारे ऊपर MY का कोई ऐसा फैक्टर साबित होगा। जो केंद्र सरकार योजनाएं देता है और राज्य सरकार उसको मिलकर डबल इंजन की सरकार की तरह उसको जनता तक पहुंचाने का काम करती है, वो बिहार ने बकायदा 20 साल में देखा है और 20 साल के पहले क्या था वो भी उसने देखा है। तो जो नई पीढ़ी देख रही है डेवलप विकास, जो लोगों जो बिहार के अंदर नहीं देख सकते थे वो सरकारें मिलकर करती हैं और करती आ रही हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारा NDA बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनकर वो अभी तक जो भी करते आए हैं बेहतर करते आए हैं। और NDA इसीलिए उनके साथ है क्योंकि विकास की हम बात करते हैं और नीतीश जी विकास पुरुष के नाम से बिहार में जाने जा रहे हैं और हम सब उनके सहयोग में हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी तो काम करती है और जनता के साथ काम करती है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वहां कार्यकर्ता हैं जिन्होंने NDA के स्नेह को और मजबूती से जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए भी मैं बिहार की जनता और बिहार के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि बिहार हमारा जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की धरती कहा जाता है और वहां से बहुत शिक्षा का सम्मान है। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बिहार के बॉर्डर से टच है। जैसा कि आज हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री साहब श्री केशव जी ने बात कही कि बिहार के अंदर हमने वो साबित कर दिया कि आज भी वहां के लोग अब सुशासन की ही बात करते हैं और उन्हें कट्टा और गुंडाराज की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम 2027 में और उससे पहले 2026 में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव बिहार की तस्वीर को देखकर नहीं उससे और बेहतर तस्वीर देखकर काम करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ काम करने पे भरोसा करते हैं। हमें किसी जातिवाद को अलग करने से कोई फायदा नहीं है, ना ही हम PDA बनाते हैं। हमारा एक काम है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता उससे संतुष्ट रहे, कोई किसी भी प्रकार से असंतुष्टि ना हो और ना ही हमारी किसी से ऐसी। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा कि कल बिहार में जिस तरीके से NDA ने प्रचंड जीत को हासिल किया है, तो क्या इन नतीजों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में यानी कि 2027 में देखने को मिलेगा? धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार निकिता जी, नवीन जी और हमारे आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, जीत की खुशी तो चेहरे से दिख रही नवीन जी के और जीत की जिम्मेदारी उम्मीद है लेंगे, ये वादे करके आए हैं। हाँ, बिहार की जनता ने इनको प्रचंड जीत दी है, इसके लिए इनको बधाई। जीत और हार तो जीवन का एक अंग है, जिसको जनता ने जिताया वो स्वागत योग्य है। जनता के निर्णय का बहुत बड़ा वोट गठबंधन को भी मिला है, लेकिन अंततः रिजल्ट होता है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं अंकिता जी। जैसे ये चुनाव में जनता हमारे मुद्दों से सहमत थी, ऐसा नहीं था। हमारे मुद्दों से सहमत थी, किन कारणों से हम लोग हारे, ये गंभीर चिंता का विषय है, विश्लेषण का विषय है। हम इंडिया गठबंधन के साथियों से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के, कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर के हम लोग बैठेंगे, गहन समीक्षा के बाद तो निकल के आएंगे। लेकिन मोटा जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम लोग शुरुआत से शंका व्यक्त कर रहे थे, जो परिलक्षित हो रहा है, वो SIR में जिस तरह से वोटों को काटा गया, जिसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया, एक प्रमुख मुद्दा वो है। दूसरा, भाई सरकार है, सत्ता है, मशीनरी है और एक दल और एक संवैधानिक संस्था का छल और तंत्र का षड्यंत्र, ये तमाम मुद्दों पर भारी रहा। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी जब भी बिहार गए, ये सही है कि नवीन जी सुशासन की बात कर रहे थे, नीतीश जी समाजवादी आंदोलन से निकले सुशासन की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी बिहार चुनाव के रण में तो अखिलेश यादव जी ने भी अपनी ओर से जो है पूरे वादे किए थे, उन्होंने भी तमाम बातें कही थी, जनसभाएं उन्होंने संबोधित करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आए। जी, मैं कह रहा हूँ दोनों लोगों के भाषणों में जो जिस पर मैं बोल रहा था, अगर आप देख लीजिएगा, एक नजर डालिएगा, तो प्रधानमंत्री जी अतीत में ले गए, कभी 20 सालों पे और अपने 11 सालों पर कामों पर कभी भी उन्होंने भाषण नहीं दिया। या योगी आदित्यनाथ जी नफरत की खेती जो उत्तर प्रदेश में करते हैं, कमोबेश वही किया, कटोगे, बटोगे, डरोगे,
तो डरा करके वोट लेने का काम किया, जो फेक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया। हमको लगता है ये चीजें जो बुनियादी सवाल थे उस पर भारी पड़ा। और दूसरा, ये बहुत ही गंभीर विषय है और फ्यूचर में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस बात की चर्चा होगी और होनी चाहिए कि क्या आप 20 साल लगातार सत्ता में है, साथ में आपकी केंद्र की सरकार भारतीय तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जिस तरीके से सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? केवल 5 सेकंड, हाँ वो है ही है। उसके साथ आप 20 सालों के कामों और केंद्र के कामों के बजाय 5 योजनाओं को गिराने के बजाय आप खातों में 75 लाख लोगों के खाते में 10,000 रुपए आपने दे दिया। तो क्या ये मतदान को प्रभावित करने के लिए ब्राइवरी के रूप में जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? ये इतिहास में इसकी चर्चा होगी कि जब आपने काम अगर अच्छा किया था, सुशासन अच्छा था, आपकी योजनाएं अच्छी थी, तो लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, जनता ने चाहा है तभी तो ये नतीजा आया है ना। देखिए, हाँ नहीं, जनता ने वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो बड़े संख्या में वोट डालने से जो वंचित हो गए, मतदान सूची से नाम गायब हो गए, उसको चाहे वोट चोरी कहिए, चाहे वोटों की हेराफेरी कहिए या वोटों को रोकने का काम करिए। धर्मेंद्र जी, कोई 1-2 वोट का तो इसमें 1-2 वोटों का तो कोई अंतर है नहीं, कितना बड़ा अंतर है। खैर चलिए, आपसे सवाल जो है वो लगातार बने रहेंगे। मैं नवीन जी की ओर जाना चाहूंगी। नवीन जी, जिस तरीके से आपने धर्मेंद्र जी को सुना, उन्होंने अपनी बात में यह भी कहा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो सांप्रदायिक बयान देते हैं वो इससे जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। नवीन जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का जो बयान आप लोग उसको तोड़ मरोड़ कर जब पेश करते हैं, जो विपक्ष का एक काम होता है, सर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक काम ये है कि जो हम केंद्र की योजनाएं हैं वो धरातल पे उतार के अपने राज्य में सही तरीके से हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया। उसमें चाहे अल्पसंख्यक परिवार हो चाहे बहुसंख्यक परिवार हो। अगर आप धर्म विरोधी बात तब कर सकते हैं जब आपको कहीं ना कहीं हमने अल्पसंख्यक परिवार को सम्मान न दिया हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा अल्पसंख्यक परिवार को भी सम्मान दिया, सारी योजनाएं उनके घर तक जा रही हैं। तो यहाँ तो भेदभाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही नहीं है। अब बिहार के अंदर उन्होंने एक संदेश बहुत अच्छा दिया। देखिए, उस संदेश का अर्थ इन्होंने एक कैसी लाइन से बोला, मैं फिर की बात को बताना चाहूंगा भाई साहब को, कि उन्होंने कहा बटोगे तो एक रहोगे, सेफ रहोगे। ये सारी चीजों को आप जब कहीं कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में आता है कि यार एक प्रचलित देश है, हमारा भारत देश है, हम सबको एकता के मंच पे बैठ के जाना चाहिए और हमें एक रहना चाहिए। अगर हमारा भारतवर्ष एक रहेगा तो क्या कभी कोई दूसरा देश हमारी तरफ नजर उठा सकता है? अगर एक नेता ऐसी बात कर रहा है पूरे देशवासियों से तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की कहाँ बात आ जाती है? हाँ, वो एक संत है और संत का काम सेवा है, परमो सेवा। अगर वो एक मंदिर में बैठ के भी पूजा सेवा भगवान ईश्वर जनता की करते हैं, उसी प्रकार वो अगर सत्ता में बैठ के सेवा कर रहे हैं तो सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक संत महात्मा सेवा कर रहा है जन जन की। देखिए, लेकिन नवीन जी देखिए, एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष कहता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, फिर चाहे किसी भी राज्य में आने वाले हों, तो जो सांप्रदायिक बयानबाजी होती है वो तेज हो जाती है, और खासतौर पर बीजेपी की ओर से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सांप्रदायिक चीजें कहां से आ रही हैं ये भी आपको भली भांति पता है और हमारे भाई साथी प्रवक्ता को पता है। अगर एक मंच पे कोई अगर देश की बात करता है, भारत माता की बात करता है, तो अगर दूसरा विपक्ष कहीं पे सामने से उस भारत माता का विरोध करता है, वंदे भारत माता का विरोध करता है, तो अब आप ये बताइए कौन धर्म सम्मान और देश के सम्मान की बात करने वाला आदमी, कौन विपक्ष में किस तरीके का? अगर हम भारत के सम्मान की बात करते हैं तो विपक्ष को भारत के लिए तो बोलना चाहिए, मगर वो भारत के लिए नहीं बोलेंगे। उनको लगेगा कि अगर हम भारत माता की जय बोल देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारे पास जो MY फैक्टर है कहीं वो हमारा वोट बैंक न चला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, उनका एक ही उद्देश्य है कि हम देश और राष्ट्र के तहत मजबूतीकरण का काम करेंगे। हम जो हमारी कह सकते हैं कि युवा वर्ग है, जो हमारे देश का युवा वर्ग है, उसको एकता के मंच बांधने के लिए काम करना है। अब इसमें हम अगर किसी की एक निंदनीय बात करें वो भी गलत है। तो अगर देश में कोई हमारा मंत्री है, विधायक है, सांसद है, अपने क्षेत्र विकास के लिए राष्ट्र की बात करता है, तो विपक्ष को उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात आती है। भाई नवीन जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो देश प्रेमी हो।
क्या भाई देश प्रेमी के लिए मैं इनसे कह रहा, भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी अगर मैं भाई साहब से बोलूं कि आप भारत माता की जय बोलिए तो ये बोलेंगे, मगर इनको टेंशन हो जाएगी कि यार मैं भारत माता के जैसे बोल सकता हूँ। चलिए मगर ठीक है भारत माता नवीन तो जी, आपने सबको बड़ी बोलना बात चाहिए। कही है। धर्मेंद्र जी आपकी और आना चाहूंगी। नवीन जी की बातें आपने सुनी, जवाब दीजिए। अब निकिता जी इतनी हल्की बात का क्या जवाब है? देखिए जिनको ये नहीं मालूम है, ये अगर जब भारत आप माँ की भारत गोद माता में को बैठ हल्के के, में ले रहे हैं। आज देखिए अब नहीं, विपक्ष सुन देखिए लीजिए, क्या कर रहा है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हमारे साथी प्रवक्ता ने भारत माता हम हल्के में लेंगे, जब ये लोग भारत माता को हल्के में लेते हैं तो जनता इनको हल्के में लेती है और हल्का कर देती हाँ, है। नवीन जी तो सुन इसका लीजिए, क्या मैं काम बता हुआ? रहा हूँ, मैं भारतीय बिहार में जनता क्या पार्टी किया की इन्होंने? कहा असली- नवीन भारत जी माता को हम बिल्कुल हल्के में बिल्कुल। लेंगे। धर्मेंद्र जी देखिए ऐसा जवाब दीजिए जो बिल्कुल संतुष्टजनक निकिता हो। जी, अगर आप अगर बीच बोलेंगे तो हमारी बातें समझ नहीं पाएंगे। नवीन जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए भारत माँ की गोद में बैठ के भारत माँ की सेवा विनम्र भाव से करोगे, कैसे भारत माँ प्रफुल्लित होगी? निर्मलता हो, शीतलता हो, स्वच्छता हो और भाईचारा हो, लोगों में प्रेम हो, धरती पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक जीव जंतु अपने काम में रहे, किसी से एक दूसरे की परेशानी ना हो, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता की जय बोल करके हमें पड़ोसी के गर्दन काट लूं, ये भारत माता कभी नहीं चाहती है। भारत माता की जय बोल करके पड़ोसी को गाली दे दूं, ये भारत माँ कभी नहीं चाहती। भारत माता की जय करके दूसरों पर हिंसा करूं, ये भारत माता कभी नहीं चाहती है। आप लोग चाहते ठोक करके कि भारत माता की जय बोलो, नहीं तो विधर्मी हो, भारत माँ की सेवा करो न करो जय बोलो। ये उसी तरह है कि आप प्रतीकों का प्रयोग करते हो लेकिन उनकी शिक्षाओं से ज्ञान नहीं लेना तो चाहते हो। धर्मेंद्र जी ऐसा कहाँ हुआ? आप ये भी तो बताएं ना कि धर्मेंद्र जी ऐसा कहाँ हुआ कि भारत माता की जय कहने के बाद इस तरीके की बातें हुई जिस तरीके से आपने अभी 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। निकिता जी, भारत माता की कोई भारत माता की जय शीश नवा के, कोई अगरबत्ती फुलरा के, कोई मांगने वतन कह करके, कोई वंदे मातरम कह करके, कोई अपने भाषा में, ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। देश संविधान से चलेगा, सब अपने रिचुअल विनम्रता से अपनी। तो ये बातें कहाँ से आई धर्मेंद्र जी? ये बातें कहाँ से आई? आपने वंदे मातरम का नाम लिया, वंदे मातरम का जो विरोध करा कि मैं नहीं गाऊंगा, वो भी सपा के ही नेता थे, विधायक हैं। बताएं ना ये बातें आती कहाँ से हैं? अरे निकिता जी, अगर ये थोपता कौन है? थोपने क्या जरूरत है? जैसे विमर्श हो रहा था बिहार का, हमारे साथी ले आए भारत माता की जय बोलो। अरे भारत माता की जय, हम आपसे ज्यादा पूजा करते हैं, आपसे ज्यादा धार्मिक है, आपसे ज्यादा दर्शन करते हैं, आप ज्यादा भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा देश को तोड़ने वाली, उसका विरोध करेंगे तो विधर्मी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, आइडियोलॉजी का विरोध करेंगे तो हम विधर्मी हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और प्रभु श्री राम। लेकिन धर्मेंद्र जी ये बात भी तो सच है ना, वो समाजवादी पार्टी के ही तो नेता है जिन्होंने वंदे मातरम गाने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा। निकिता जी, क्या भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने, जिसको हम माता कहते हैं गाय को, बीफ खाने की बात, गाय खाने की बात कही थी नहीं कही थी? एक राजनीतिक दल में भारत का नागरिक किसी भी पंथ, मत, मजहब, धर्म को मानने वाला हो, वो हमारे दल का सदस्य हो सकता है, इनके भी दल का सदस्य हो सकता है। वो उसका अपना रिचुअल है, वो कुर्ता पजामा पहनेंगे कि जींस टी शर्ट पहनेंगे, उनको हम नहीं दबा दे सकते हैं। वो हम चंदन लगाएंगे कि पूरे में चंदन लगाएंगे कि बिना चंदन लगाएंगे? चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है नवीन जी, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी का कहना है कि दिखावटी भक्ति जो है वो बीजेपी की ओर से की जाती है, यानी कि लोगों को बरगलाने का काम और इस तरीके के बयानों से लाकर विपक्ष जो विकास है उससे ध्यान को भटकाने के लिए। विनम्रता से मैं कहता हूँ, देखिए ऐसा है कि हम लोग विपक्ष में हैं, हम आलोचना समालोचना की बात करते हैं। सरकार को चाहिए, अगर सत्ता में है और भी लगातार सत्ता में जनता ने दिया है जिन मुद्दों को लेकर के, जिस इनके घोषणा पत्र को लेकर के, तो इनके अंदर अगर इन्होंने काम किया, जनता की सेवा की है, तो ये उन बुनियादी सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शहरों का तमाम मेट्रो सिटीज। धर्मेंद्र जी अगर काम नहीं किया होता तो बिहार में इस तरीके से कैसे चुना जाता है एनडीए को? आप ये भी तो सोचिए ना। सम्मान बिहार वासियों ने दिया है। क्या ऐसा नहीं लगता धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए की ओर से हासिल की गई है, आखिर विपक्ष में कहाँ कमी रह गई थी? इन सभी बातों से विपक्ष को सीखना चाहिए। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं नवीन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने तमाम बातें धर्मेंद्र जी की सुनी, तो नवीन जी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं कि दिखावटी देशभक्ति जो है वो ये दिखाते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, विकास पर क्योंकि इन्हें बात नहीं करनी है। नवीन जी देखिए, मैं मेरे साथी प्रवक्ता की एक बात जिन्होंने कहा कि हम दिखावटी काम करते हैं। आपको एक याद होगा कुछ वर्षों पहले जब हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से ये आदेश आने वाला था कि राम मंदिर का जो आदेश है, यही विपक्ष कहता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्ष का और समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्ष में थे वो लोग रोज टीवी पे चिल्लाते थे मंदिर कब बनाएंगे। भाई मंदिर कहाँ आपने होना है? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले चंदा खा लिया भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोर्ट का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हम सब लोगों ने किया। आपके मेयर ने, आपके विधायक ने, भाजपा के नेताओं ने चंदा नेपाल के लिए लोगों ने और उसके बाद आज हमको दिखाने की जरूरत है, आज दिखाने की जरूरत है, हमको दिखाने की जरूरत है। अगर हमें दिखाने की धर्मेंद्र जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भगवान राम दुनिया में धर्मेंद्र जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, भगवान राम सभी के हैं, भगवान राम सभी के हैं। बिल्कुल, आप रुकिए, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। नवीन जी अपनी बात को पूरा करें। भगवान राम सभी के हैं और वो किसी एक के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के दोनों, वो तो पूरे सनातन धर्म के हैं, मनुष्य। यही समझने की जरूरत है सर आपको। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, मगर आप विरोध कौन कर रहा था? विरोध में कौन था ये तो आपको पता होगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी चीजें देख लीजिए, विरोध कौन कर रहा था। तो हम धर्म को दिखावटी के लिए विरोध नहीं करते। आप दिखावट किसको दे? आप एमआई फैक्टर को रोकना चाहते हैं, आप अपने वोट बैंक को रोकना चाहते हैं, उनके लिए दिखावटी में आप हिंदू होने के बाद भी खुल के नहीं आ सकते क्योंकि आपकी समस्या है। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिंदू है, सनातन धर्म है, आपका देखने के लिए वही तो मैं कहना चाहता हूं। हर संयुक्त परिवार भी, मगर हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हमारा राष्ट्र प्रेम है। हमारे राष्ट्र प्रेम में भगवान राम भी आते हैं, माता जानकी भी आती है और हमें सभी का सम्मान करना आता है। तो ऐसा नहीं है कि मगर आपका बिल्कुल देखिए, आपका राष्ट्र प्रेम आपके प्रधानमंत्री जी ने परिलक्षित कर दिया कि आपका राष्ट्र प्रेम सारी संपत्तियों का अडानीकरण, अंबानीकरण ही राष्ट्र प्रेम है। इसको पूरे देश में देख लिया। और सुनिए सर, 32 सेकंड, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के देखिए, लेकिन नवीन जी देखिए, ये भी बात सोचने वाली है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम आए थे, आप रेगुलेशन लेके आए हैं। नवीन जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? कैबिनेट से पास करा के सब मंदिर बनाई 2024 आपने, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है कि नहीं है? इन लोगों ने क्या सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को आप बेच खाना चाहते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाथ द्वारा थोड़े चला गया, माननीय न्यायालय ने किया, उसमें आपको किस बात का श्रेय है? एक चीज का श्रेय है, जो जनता ने चंदा दिया उसमें आपने दलाली खा ली। हमारे जैसे 2 करोड़ की ठीक है 3 बजे होती है और 3:05 तो 16 करोड़ की हो जाती है। ये पूरा देश ठीक है देख रहा है। धर्मेंद्र जी आपके आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रचंड जीत जो है बिहार में हुई है, क्या अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी बदल सकती हैं? आप क्या कहेंगे, आपके आखिरी कमेंट्स? देखिए निकिता जी, जीत हुई है, मैंने बधाई पहले दिया। हम वहां पर ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर के समीक्षा करेंगे कहाँ कमी रही। हाँ, एसआईआर में जो कमी थी बिहार में अचानक लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश में हमें समय मिला है और वो गलती उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमानों पर लोगों को मतदान से वंचित करने का अवसर निर्वाचन आयोग को नहीं देंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी। नवीन जी आपके और आना चाहूंगे, आपके आखिरी कमेंट्स। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता पूरी जागी हुई है। हमारी इतनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए हैं और अमीर परेशान है। जिस प्रकार से ये गलत अमीरों का जो तांडव बना के रखा था, उत्तर प्रदेश में पूरा विकास है, माफियागिरी खत्म है, सुशासन यहाँ एक नंबर का है, कानून व्यवस्था के कोई अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता और 27 करोड़ जनता 2027 में तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। और इसी चैनल के माध्यम से मैं भाजपा का एक परिवार का सदस्य हूँ, ये कह रहा हूँ कि तीसरी बार हम पूरी बहुमत से आएंगे। ठीक है नवीन जी, धर्मेंद्र जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि
बयान और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत एनडीए को हासिल हुई है, निसंदेह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो तस्वीरें हैं वो 2027 में बिल्कुल ही अलग देखने को मिले। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।